हेलो एवरीवन। गवर्नमेंट ने अभी हाल में ही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को रिलीज़ कर दिया है। उन्होंने ये क्लियर किया है कि हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को लेकर के गोल क्या होगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में हम ये देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, ग्रीन हाइड्रोजन ही इनफैक्ट क्या है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में यूपीएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेंस में पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम शुरू करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। लेट्स स्टार्ट विथ द टॉपिक। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कैबिनेट ने ये रिलीज किया है कि 17,490 करोड़ का एक कॉर्पस हम अगले 5 सालों में एक्सपेंड करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अचीव करने के लिए। इसके गोल्स क्या क्या हैं? इसके दो गोल्स हैं। पहला गोल तो ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से हमें ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको अचीव करना है, और वो कैपेसिटी है 5 मिलियन मीट्रिक टन, यानी कि 5 MMT। ये कब तक अचीव करना है? इसका टारगेट है 20 एंड 30। ठीक है, यानी 2030 तक हमें 5 मिलियन मीट्रिक टन कैपेसिटी प्रोडक्शन की अचीव कर लेनी है। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन की। जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो है एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को एडिशनली अचीव कर पाना 125 गीगावाट्स तक। तो 125 गीगावाट्स तक हमें क्या अचीव करना है? 125 गीगावाट्स तक हमें इंक्रीज कर देना है अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी, रिन्यूएबल एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें अचीव कर लेनी है। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ये हमें अचीव करनी है कब तक? 2030 तक। ये गोल्स हैं हमारे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें एक विजन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कि हमें ये जो एक्सपोर्ट की मार्केट है, यानी कि फ्यूचर में जो हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल सभी लोग करने वाले हैं, उस रिन्यूएबल एनर्जी की मार्केट को टैप करना है, उसको उसमें इंडिया एक्सपोर्ट कर पाए हाइड्रोजन। इस चीज़ की हमें कोशिश करनी है। तो हमें एक्सपोर्ट के लेवल तक हाइड्रोजन को लेकर के जाना है। दूसरी बात, अपना जो एनर्जी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसमें कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको डीकार्बनाइज करना है, उसको डिक्रीज करना है। कार्बन के जो इमिशन हो रहा है, जो हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें, तो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से और हाइड्रोजन के एक्सपोर्ट से ये दोनों ही चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ये डेवलप करना है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ भी ग्रीन हाइड्रोजन में हम अचीव कर पाएँ। ऐसा भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोकल लेवल पे भी, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी यूनिट के अलावा छोटी छोटी भी कई सारी यूनिट्स ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की होनी चाहिए। और इन तीनों को अगर जो कंबाइन कर दें तो हमारा गोल क्या होगा? हमारा गोल ये होगा कि हम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ें, मेकिंग इंडिया अ हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें इस तरफ लेकर के इंडिया को जाना है। हमें अपनी एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट है, हमें जो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है क्लीन सोर्सेज से, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन। ना अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक्चुअली में हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसे ग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे ऑब्टेन किया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। मैं अपनी बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि हमें हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को करना है, लेकिन अपने रिन्यूएबल सोर्सेज के या फिर रिन्यूएबल मेथड्स के द्वारा। ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी है, हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है, वो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के थ्रू होता है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड क्या होता है? ये एक्चुअली में एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें पानी में बिजली की रॉड्स लगा करके कुछ वहाँ पे भेजी जाती है, जिससे अलग अलग रॉड्स पे हमें अलग अलग गैसेस मिलती हैं। अगर तुमने एट्थ या नाइन्थ क्लास में हाइड्रोजन की टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा और तुम्हें थोड़ा बहुत याद होगा, तो डेफिनेटली तुम रिकॉल कर पाओगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड होता था जिसमें टेस्ट ट्यूब को हम जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है उस पर हम रख दिया करते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, हाइड्रोजन इज अ यूनिवर्सल लाइट एंड हाईली रिएक्टिव फ्यूल। यानी हाइड्रोजन हमारा यूनिवर्सल है, यानी हर जगह मिलता है। लाइट है, यानी कि बेहद हल्का है। दूसरा,
कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और इसको हम फ्यूल की तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव दैट रिड्यूसेस द एमिशन दैट केयर्स फॉर आवर प्लेनेट। यानी कि हाइड्रोजन ऐसा कंसिडर किया जा रहा है कि ये रिड्यूस करेगा एमिशन को और हमारे प्लेनेट को ये बहुत केयर करेगा। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन जितने तरीके से ऑब्टेन किया जा सकता है उसके बेसिस पर हाइड्रोजन को अलग अलग कलर कोड से बुलाते हैं और वही चीज़ ग्रीन, ब्लू, टर्किश, ग्रे या ब्राउन हाइड्रोजन बनाती है। देखते हैं एक एक करके कि कैसे हाइड्रोजन को कलर कोड दिया जाता है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन हम देखते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड है वो किसी रिन्यूएबल एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके दिया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो या तो रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा किया जा रहा है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के एनर्जी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस किया गया हो फॉसिल फ्यूल के द्वारा, लेकिन उसका जो CO2 है यानी जो CO2 इमिट हुआ उस प्रोसेस में जो CO2 इमिट हुआ उसको कैप्चर कर लेते हैं। कैप्चर कहाँ करते हैं? यानी जो चिमनी है वहाँ पे उसे कैप्चर करके उसको सॉलिड वेस्ट में बदल करके उसको अंडरग्राउंड कर देते हैं, उसको अंडरग्राउंड दबा देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये क्या कहलाती है? अंडरग्राउंड स्टोरेज बिकॉज ऑफ CO2 while producing hydrogen through fossil fuel। हमने जो CO2 को कैप्चर करके अंडरग्राउंड दबा दिया है जिसकी वजह से हमें जो हाइड्रोजन मिल रहा है वो हमारा कहला रहा है ब्लू हाइड्रोजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्किश हाइड्रोजन, यानी कि ये कुछ ग्रीन और ब्लू के बीच की एक टर्किश कलर होता है। तो इसको ऑब्टेन करते हैं मीथेन के थ्रू। इसका जो एक केमिकल मेथड है या जो प्रोसेस है वो कहलाता है मीथेन पायरोलिसिस। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बट हाँ समझने के लिए कि इसका जो प्रोडक्शन है वो मीथेन से होता है और अगर हाइड्रोजन मीथेन से प्रोड्यूस हुआ हो तो वो कहलाता है टर्किश हाइड्रोजन या उसको कलर कोड देते हैं टर्किश हाइड्रोजन। नाउ ग्रे हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन यानी कि ऐसा हाइड्रोजन जो कि फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हुआ हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल से तो ब्लू हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हुआ था। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ब्लू हाइड्रोजन में हम CO2 को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ग्रे हाइड्रोजन में CO2 को कैप्चर नहीं करते हैं, ये रिलीज कर दिया जाता है इन्वायरमेंट में। दैट्स व्हाई इट इज ग्रे। और ब्लू है क्योंकि वहाँ पे CO2 कैप्चर हो जा रहा है। याद रखना, इस बात को ध्यान में रखना। नाउ ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? ब्राउन हाइड्रोजन मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन जो कि प्रोड्यूस होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, इसलिए उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। नाउ दिस वन डायग्राम शोज दैट हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे एक तुम्हें पवन चक्की दिख रही होगी यानी विंडमिल दिख रहा होगा। उस विंडमिल की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड करते हैं और फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है उसको हम स्टोर कर देते हैं किसी टैंक में। उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम अलग अलग डिवाइसेस को चलाने में, इंडस्ट्रीज में या दूसरे मेथड्स में हम करते हैं, एनर्जी की तरह से उसको यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज टोटल आइडिया ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अदर कलर कोड फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, या जो अलग कलर कोड होता है, अदर कलर कोड होता है, उसको हमने देख लिया कि ब्लू, टर्किश, ग्रे, ब्राउन, ये सारे हाइड्रोजन कैसे हाइड्रोजन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो ये बताती है कि आउट ऑफ द टोटल हाइड्रोजन प्रोड्यूस टुडे, यानी कि सपोज करो कि टोटल हाइड्रोजन दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है 100, तो उसमें 99 जो हाइड्रोजन है वो प्रोड्यूस हो रहा है कैसा? 99.9 हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस हो रहा है, फॉसिल फ्यूल से। यानी कि या तो वो कोल है या फिर वो पेट्रोलियम है या फिर कुछ ऐसा ही जो कि कार्बन इमिट करता है। और इसमें से केवल 1% हाइड्रोजन ऐसा है, केवल 1% हाइड्रोजन ऐसा है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ है। रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस हुआ है। तो यानी कि अभी करंट स्टेज में दुनिया में जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, एक्सट्रीमली कम है, नहीं के बराबर है। तो यानी कि
अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हाइड्रोजन को हम अपना एक मेथड या टूल्स चुनते हैं, तो वहाँ पे अनटैप्ड है, पूरी तरीके से मार्केट में कोई नहीं है, खुला मार्केट है कि जिसने बनाया उसने बेचा, उसका मार्केट हो गया। ठीक है, बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। नेचुरल गैस इज करंटली प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो जो नेचुरल गैस है वो हमारा नेचुरल सोर्स है हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता कैसे है, इसको मैंने 4 स्टेजेस में मोटे मोटे तौर पे बांट रखा है। क्या स्टेजेस हैं? पहला तो स्टेज ये है जहाँ पे हम एनर्जी या सोर्स को देखते हैं। ये जो पुराना डायग्राम नहीं था, ये वाला, यहाँ वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम को ही मैं थोड़ा सा बॉक्स के टर्म्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ एनर्जी सोर्स पहले आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर एनर्जी सोर्स है कौन सा। वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है, या फिर वो ऑयल है, या फिर वो गैस है, या फिर वो मीथेन है। कैसी एनर्जी है वो एनर्जी क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। उसका जो प्रोडक्शन होता है, उससे जो एनर्जी मिलती है, उसका इस्तेमाल हम करते हैं वाटर को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइजर एक मशीन होती है, उसमें डाल करके। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस हमने कर लिया वाटर का, और उससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग मिल गए। तो जो हाइड्रोजन है हमने उसको फ्यूल की तरह से स्टोरेज में कन्वर्ट कर लिया और हमने उसको स्टोर कर लिया। तो अलग अलग टैंक्स में, सिलेंडर्स में, या पाइपलाइंस के थ्रू भेजने के जो मेथड्स हो सकते हैं, उसके थ्रू हमने स्टोर कर लिया उसको। नाउ देन ट्रांसपोर्टेशन का जो एक चैलेंज है कि हमको फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है। हाइड्रोजन जो है हमें ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि जहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया, जैसे कि आज हम करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किसी कोल थर्मल पावर प्लांट पे, तो हम हर घर में कोल थर्मल पावर प्लांट तो लगाते नहीं हैं। हम उस प्रोडक्शन की यूनिट एक जगह रखते हैं, बाद में तार से उसको सेंड कर देते हैं दुनिया के हर जगहों पे। तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है कि हाइड्रोजन को हम एक जगह प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने के मेथड्स ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पाइपलाइन मेथड है, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम लोग समझेंगे कि आखिर चैलेंजेस क्या हैं और कहाँ से आ रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्या क्या हर्डल्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में, इसको थोड़ा सा देखते हैं। और इसमें हमारा ये डायग्राम ही बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो विंडमिल है यानी पवन चक्की है, वही प्रोडक्शन का मेथड सबसे पहले आता है। और उसी स्टेज पे हमें सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो अभी तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है पूरी दुनिया में, वो 1% से कम है, जिसकी वजह से हम इस विंड मिल की जो भी एनर्जी है उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उसको इस्तेमाल पूरी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं हो पा रही हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए। अभी तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज यही है। नाउ द नेक्स्ट, जो अगले स्टेप पे जाएं, तो जो हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, उस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइज़र का इस्तेमाल होता है। और वो जो इलेक्ट्रोलाइज़र है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अनलेस कि वो इलेक्ट्रोलाइज़र बहुत ही मास लेवल पर प्रोड्यूस न हो जाए, तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ आसानी से नहीं होगी। हालांकि अभी इजराइल ने ये कोशिश की है। इजराइल पिछले कई सालों से हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की फील्ड में काम कर रहा है। तो इजराइल का एक मैंने लेख पढ़ा था, उसमें इजराइल ने बोला कि हम लोग अपने पिछले 7-8 सालों में इलेक्ट्रोलाइज़र की जो कॉस्ट है वो लगभग 50 to 60% तक डिक्रीज़ कर लिए हैं। तो दिस इज़ समथिंग कि हाँ, ये वायबल थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है। नाउ अगर हम नेक्स्ट स्टेज पे चलें, तो हाइड्रोजन के जो स्टोरेज की जो बात होती है उसमें भी कई सारे चैलेंजेस हैं। क्या चैलेंजेस हैं? पहला तो चैलेंज ये है हाइड्रोजन के स्टोरेज को लेकर के कि अगर हाइड्रोजन को गैसियस स्टेट में तुम स्टोर करने की कोशिश करोगे तो इट रिक्वायर्स ह्यूज वॉल्यूम। यानी कि सोचो जरा, इमेजिन करो कि हम लोग जो एलपीजी का सिलेंडर लेकर के आते हैं घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं, उस सिलेंडर में अगर हाइड्रोजन को हम स्टोर करने की कोशिश करें गैसियस स्टेट में, तो शायद उसका वजन 2 किलो 3 किलो भी ठीक ठीक से ना हो। और वो गैस कितनी देर चलेगी? तो इसलिए उस तरह के सिलेंडर्स में हाइड्रोजन को स्टोर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है कि लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन को अगर स्टोर करने की हम कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें क्रायोजेनिक चैम्बर लगता है, क्रायोजेनिक इंजन लगता है। क्यों? क्योंकि क्रायोजेनिक का मतलब क्या हो गया, -253 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक हमें हाइड्रोजन को ले जाना पड़ेगा अगर हम उसको लिक्विड स्टेट में स्टोर करना चाहते हैं। तो गैसियस में स्टोर करने में वॉल्यूम का चैलेंज है, और लिक्विड में अगर जो स्टोर करते हैं तो हमें
टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही चीज़ें आसान नहीं हैं, क्योंकि ये इसको हाउस होल्ड यूज़ के लिए दूर बनाती है, हाउस होल्ड यूज़ या इंडस्ट्रियल यूज़ से बहुत दूर ले जाती हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है हाइड्रोजन का, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे बड़ा चैलेंज है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस के यानी हाइड्रोजन गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी चैनल मौजूद नहीं है। स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट एलिमेंट है ये अर्थ का, इसलिए इसका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। और पाइपलाइन में अगर जो बड़े बड़े टैंकर में इसको लेकर के जाएंगे तो मुश्किल होती है। हम इसको बहुत बड़े बड़े टैंकर में लेकर के जाएंगे तो हमें जो एक बड़ा टैंकर जो कि ट्रक पे लाद करके ले जाया जाता है, तो उसमें हाइड्रोजन की इतना वॉल्यूम आएगा ही नहीं, वो केजीज में इतना होगा ही नहीं कि हम उसको उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसको बियर कर सकें। और पाइपलाइन अभी इतने डेवलप नहीं हुए हैं। हालांकि कुछ स्टडीज़ ऐसी कह रही हैं कि नेचुरल गैस की पाइपलाइन में मिक्स करके हाइड्रोजन को भेजा जा सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं, वो अभी थ्योरी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई है। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो हमें अगर जो मेंस में आंसर लिखने को आ जाए कि व्हाट आर द हर्डल्स और व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर हाइड्रोजन प्रोडक्शन, तो तुम बड़े आसानी से इसी मेथड को या इसी डायग्राम को बना करके लिख सकते हो कि एक तो प्रोडक्शन ये है कि हम अभी चैनलाइज नहीं कर पाए हैं विंड एनर्जी को या सोलर पीवी सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी को, सोलर पीवी मैं उसे कह रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइजर अभी बहुत ही ज़्यादा महंगा है। दूसरा, हाइड्रोजन की स्टोरेज, गैसियस स्टेट में वॉल्यूम का चैलेंज, लिक्विड स्टेट में क्रायोजेनिक इंजन का चैलेंज, और ट्रांसपोर्टेशन में हमें अभी कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, डेडिकेटेड चैनल नहीं है, पाइपलाइन नहीं है जिससे कि हम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो ये सारे अभी हर्डल हमें देखने को मिल रहे हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्या स्कोप है हाइड्रोजन का कि हम हाइड्रोजन में इतने करोड़ रुपए हम स्पेंड करते जा रहे हैं, क्या स्कोप है कि हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल भी कर पाएंगे? अभी फिलहाल हम जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल या विंड मिल्स के जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको ही चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और बाद में चल कर के हम हाइड्रोजन के ऊपर अपना सारा कंसंट्रेशन किए हुए हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि हम अपनी सोलर फोटोवोल्टाइक सेल की जो एनर्जी है और जो विंडमिल की एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोवोल्टिक सेल का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसको बनाने में, उसको इस्तेमाल करने में हमें क्या होगा, सेम वापस से हम ग्रीन हाउस गैस या जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो हमें करना पड़ेगा। तो हम हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं ताकि हम अपनी जो प्रोसेस है, जो स्टोरिंग वाली रिक्वायरमेंट है, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। तो हाइड्रोजन एक बहुत ही वायबल ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है। द सेकंड थिंग इज़ कि पिछले कई सालों में 2015 से, यहाँ पे एक जो ग्राफ तुम देख पा रहे हो, 2015 से लेकर के 20 तक और 50 तक का जो एस्टिमेटेड डाटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल कई सारी जगहों पर मैसिव लेवल पे हो सकता है। जैसे पावर जनरेशन में, यानी कि हमारी पावर ग्रिड्स में इस्तेमाल हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि आजकल कई सारी हाइड्रोजन व्हीकल आ गई हैं। इनफैक्ट एक बार हमारे जो परिवहन मंत्री हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो एक बार संसद जो पहुंचे थे वो हाइड्रोजन यानी H2 गाड़ी का इस्तेमाल करते हुए पहुंचे थे। इंडस्ट्रियल एनर्जी में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है। बिल्डिंग हीट एंड पावर में भी जो हाइड्रोजन है वहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकता है। और न्यू फीड स्टॉक यानी कि चारागाहों में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो 2050 तक यानी 2050 तक अराउंड द वर्ल्ड जो हाइड्रोजन की डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है, ऐसा सभी लोग एस्टिमेट कर रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज़ अ पॉइंट टू बी डिबेट ऑन, और सभी लोग इसको लेकर के अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। नाउ अब अगर बात करें कि हमारा इंडिया में जो हाइड्रोजन का ड्रीम और टारगेट है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन का टारगेट क्या है, उसकी ड्रीम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन तो कॉमर्शियली वायबल नहीं है। प्रेजेंट में यानी 2023 में बिल्कुल भी कॉमर्शियली वायबल नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन। जो 2030 है वो हमारा टारगेट हमने बना रखा है कि हाइड्रोजन मिशन का जो हमारा एम है कि 50 MMT तक हमें एनुअल ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है वो हमें डिक्रीज कर देना है, 50 MMT तक डिक्रीज कर देना है 2030 तक। तो ये हमारे हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है। और 2050 तक हमें नीति आयोग ने हमसे कहा है, या नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में नीति आयोग ने कहा कि अगर हम 2050 तक
ग्रीन जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल हम शुरू कर दें तो 3.6 गीगा टन्स तक CO2 हम इमिशन को डिक्रीज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है, ऐसा नीति आयोग की एक रिपोर्ट का मानना है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ताकि तुम इसको मेंस के एग्जाम में भी कोट कर पाओ। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अभी आज के लिए बस इतना ही। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में तुम्हें कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।